अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। मैं इस वक़्त लाहौर में हूँ और मैंने तकरीबन कोई सवा 2 ढाई घंटे गुज़ारे हैं हॉकी स्टेडियम लाहौर में, जहाँ से मैं अभी वापस पहुँचा हूँ अपने होटल के कमरे में, जहाँ से मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ। मैं लाहौर आया था अपने किसी काम से, जलसे के लिए बिल्कुल भी नहीं आया था और अपनी बेटियों के साथ आया था। मुझे कुछ फैमिली मीटिंग्स थी, कुछ और काम था, मेरे मैगज़ीन का काम था, उस सिलसिले में आया था, कॉर्पोरेट मीटिंग्स थी और मुझे आज सैटरडे की सुबह यहाँ से वापस चले जाना था इस्लामाबाद के लिए। लेकिन मेरी जो छोटी बेटी है, 2 ही बेटी हैं, जो छोटी बेटी है 10 साल की, उसने कहा कि हर सर वापस नहीं जाना, आज जलसा मैंने जो है यहाँ पे देखना है, जो इमरान खान का जलसा है और कभी भी मुझे आप जलसे में लेकर नहीं जाते। सो अंडर हर इंसिस्टेंस मैं 7 बजे लेके अपनी बेटियों को पहुंचा यहाँ हॉकी स्टेडियम में। ये वही हॉकी स्टेडियम है जिसको पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम कहा जाता था। मोअम्मर कज़ाफ़ी जो लिबिया के लीडर थे, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बहुत दोस्त थे। उनके एक तरह से रफ़ीक थे और उनके नाम पे ये स्टेडियम रखा था ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1970s में। और अब इसका नाम किस वक़्त चेंज हुआ है, ये कब कज़ाफ़ी स्टेडियम से हॉकी स्टेडियम हो गया, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बहरहाल मेरे ज़हन में ये कज़ाफ़ी स्टेडियम ही है और मैं वहाँ से जब जो कुछ मैंने वहाँ देखा, मैं उसका थोड़ा-सा आपको उसका एक इम्प्रेशन देना चाहता हूँ। साथ में आपको ये बताना चाहता हूँ कि जलसे मैं हमेशा क्वाइटली अटेंड करता हूँ इनविजिबल तरीके से। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि यानी मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि किसी जलसे के पंडाल या स्टेज के मैं करीब फटकूँ या वहाँ पे मैं नज़र आऊँ। लेकिन जितने जलसे जब भी मौका हुआ, मैंने उनको इनविजिबल तरीके से क्वाइटली जो है उसकी पेरिफेरी पे जाके मैंने उसको अटेंड करने की कोशिश की है। बहुत ही कम हुआ है कि मैंने किसी जलसे से कोई डायलॉग किया हो, कोई कमेंट किया हो। मैं उसको समझने के लिए वहाँ जाता हूँ कि एक जलसा जब होता है तो वहाँ पे लोग किस किस्म के हैं, किस क्वालिटी के लोग वहाँ पे आए हैं। क्या ये लाए गए हुए लोग हैं या वो लोग हैं जो खुद चल के आए हैं? क्या वो लोग हैं जिन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लाया गया है या ये खुद अपना खर्चा करके, अपनी गाड़ी में, अपने मोटरसाइकिल में, अपने पेट्रोल का खर्चा करके यहाँ पे पहुँचे हैं? इसमें कॉम्पोज़िशन क्या है? आदमी कितने हैं, औरतें कितने हैं, ऐज प्रोफ़ाइल कितनी है, लड़कियाँ कितनी हैं, लड़के कितने हैं, उम्र के लोग किस किस्म के हैं। ये सब चीज़ें देखने और समझने के लिए मैं इन जलसों को जाता हूँ क्वाइटली और फिर मैं उसके ऊपर अपने रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करता हूँ। मेरे ज़हन में है कि किसी स्टेज पे मुझे मौका मिले कि मैं पाकिस्तान की जो कंटेम्परेरी पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसके ऊपर मैं अपनी किताब लिख सकूँ, ये लिखूँ किताबें। जैसे वीलॉग भी किताब की शक्ल में इस वक़्त भी मैं आपके सामने एक उसको उसके इम्प्रेशंस जो हैं मैं लाना चाह रहा हूँ। तो इस पर्पज़ के लिए मैंने बहुत से जलसे जो हैं मैं क्वाइटली अटेंड करता हूँ। जो थोड़ा-सा मुझे वहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि बहुत से लोग पहचान लेते हैं, वहाँ पे एक सेल्फीज़ का प्रोसेस शुरू हो जाता है, बातों का प्रोसेस शुरू होता है, जो मेरे एक्चुअल काम में जिस मकसद के लिए मैं वहाँ जाता हूँ उसमें मदद भी करता है एक लिहाज से कि मुझे लोगों के इंप्रेशंस पता चलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये बन जाता है कि जहाँ मैं अगर वहाँ से कोई रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँ या ज़्यादा देर किसी जगह पे खड़ा हूँ, तो एक छोटा-सा क्राउड इकट्ठा हो जाता है सेल्फीज़ के चक्कर में, बात करने के चक्कर में, इंप्रेशंस पूछने के चक्कर में। तो मेरा जो एक्चुअल प्रोफेशनल काम है वो इफ़ेक्ट होता है। बहरहाल मैं वहाँ से थोड़ी देर पहले पहुँचा हूँ, साढ़े 9 बजे मैं वहाँ से निकला हूँ। यहाँ वापस पहुँचा हूँ और मैं अपने इम्प्रेशंस जो हैं, वो आपके सामने लाना चाहता हूँ। पहली बात है, जब इस्लामाबाद में जलसे हुए तहरीक-ए-इंसाफ के, तो आपने देखा कि पीडीएम की जमातों ने अक्सर ये इल्ज़ाम लगाया कि ये पठानों को ले आते हैं, केपी की गवर्नमेंट बसों, ट्रकों में उनको भर के ले आती है, इसमें पठान ज़्यादा होते हैं, इस्लामाबाद के लोग कम होते हैं या पिंडी के लोग होते हैं, वगैरह-वगैरह एंड सो ऑन। अब ये ज़ाहिर है लाहौर है और लाहौर है तो बहुत बड़ा ये एक डिस्ट्रिक्ट है, इसकी आबादी 14 मिलियन से ज़्यादा बताई जाती है। तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे लाहौर की एक मोबिलाइज़ेशन आपको फ़िरोज़पुर रोड के और फ़िरोज़पुर रोड से मुल्क जो मिलती हुई सड़कें हैं, जो फीडर रोड्स हैं, उसके ऊपर आपको बहुत बड़ी एक मोबिलाइज़ेशन नज़र आ रही है। और ये मोबिलाइज़ेशन जो है, इसमें पैदल जो है वो बहुत ज़्यादा मोबिलाइज़ेशन है। गाड़ियों में तो लोग आ ही रहे हैं, लेकिन चूँकि पुलिस मैनेज कर रही है, ट्रैफ़िक रेगुलेशन हो रही है, तो फ़िरोज़पुर रोड पे जहाँ नहर उसको काटती है, फ़िरोज़पुर रोड को, कैनाल रोड काटती है और दूसरी तरफ से कलमा चौक है, दोनों तरफ से आपको एक मैसिव पैदल चलने वालों की जो मोबिलाइज़ेशन है वो मिलती है। चूँकि मैं फ़िरोज़पुर रोड की साइड से उसको गया हूँ, मैंने दूसरी साइड से नहीं देखा कि लिबर्टी की साइड से क्या है, वहाँ से कोई एंट्री है कि नहीं है, लिबर्टी चौक की साइड से। तो एक मैसिव आपको फीलिंग होती है, जो मैंने इस्लामाबाद के भी जलसे देखे हैं, लेकिन ज़ाहिर है, लाहौर का पब्लिक का यानी प्रेशर ही इतना ज़्यादा है पॉपुलेशन का, तो एक आपको यानी मैं तो बेटियों के साथ गया था, मुझे एक यानी इतना पॉपुलेशन प्रेशर था कि हमने हाथ हमारी कोशिश थी कि हम हाथ अपने पकड़ के रखें ताकि कोई स्टैम्पीड या क्राउड के अंदर हम फँस ना जाएँ। कोई बदतमीज़ी हुई नहीं किसी ने, जो एक आम तासुर होता है कि जब आप कहीं लड़कियों के साथ होंगे तो शायद औरतें बहुत तादाद में आ रही हैं, फैमिलीज़ भी आ रही हैं, लड़कियाँ भी आ रही हैं, औरतें भी हैं, मिडल एज औरतें भी हैं, यंग लड़कियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं छोटे। तो एक खौफ भी आपके ज़हन में होता है कि शायद कोई इंडिसेंसी का वाक़या हो, लेकिन हरगिज़ मुझे कम से कम देखने में नहीं आया एंड आई आई वाज़ विद माय ओन डॉटर्स, एक 10 साल की, एक 17 साल की।
لیکن ایک اتنا پبلک کا پریشر ہے کہ آپ کا ایک لائن کے اوپر چلنا جو ہے وہ پرابلمٹک تھا. اور ون آف دا ریزنس کہ میں وہاں سے نکل آیا اسٹیڈیم سے، میں نے دیکھا کہ اس میں اس وقت ہی تقریباً 1,00,000 آدمی جو ہے 9:30 بجے کے قریب، اور پریشر باہر بہت زیادہ، یعنی اگر کیپیسٹی سپوز کسی جگہ کی 60-70 ہزار ہو، وہ تو تب ہونا کہ اگر آپ سیٹ وائز بیٹھے ہوں. جب آپ اوپر گر رہے ہوں تو پھر ظاہر ہے آپ کیپیسٹی کو ایکسیڈ کر رہے ہیں. تو بہت ہی بڑی تعداد میں لوگ اسٹیڈیم کے اندر تھے، اور جب میں ہمیں وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو اسی طرح سے ایک اسٹیمپیڈ ٹائپ افیکٹ ہے جس میں لوگ اس اسٹیڈیم کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ایک تو یہ ایک اس کا افیکٹ ہے کہ ڈائیورسٹی ہے. آپ کو ہر عمر کے لوگ ملیں گے، گود والے بچے بھی ملیں گے، یہاں پہ عورتیں بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، یہاں پہ بزرگ لوگ بھی ہیں، یہاں پورے پنجاب کے لوگ بھی ہیں. بہت ہی ایکسائٹمنٹ ہے، بہت ہی جوش و خروش جو ہے ان میں پایا جاتا ہے اس پورے ایونٹ کے حوالے سے. اور مجھے لوگوں سے پھر بات کرنے کا بھی موقع ملا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ جو ہیں، حکومت جو ہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ تو الیکشن کروانا ہی نہیں چاہتی، وہ کہہ رہی ہیں الیکشن نہیں ہوگا، اور عمران خان کو وہ ڈسکوالیفائی کرنے کی بات کرتے ہیں. تو وہ لوگ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ الیکشن کتنی دیر تک نہیں کروائیں گے، ہم تو اپنی جد و جہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے، اور عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیں گے تو پھر الیکشن کس قسم کا ہوگا. عمران خان جو ہے وہ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں کس وجہ سے ڈسکوالیفائی کریں گے. لوگوں میں ایک بڑی اویئرنیس اور شعور ہے کہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ عمران خان کو کس چیز کے اوپر یہ ڈسکوالیفائی کریں گے، ایسا کون سا انہوں نے کیس جو ہے ڈھونڈا ہے. پھر ایک بحث شروع ہو جاتی ہے جس کو میں جلدی وائنڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا نہیں اس میں پھنسوں. اچھا، اب لوگوں کو اس کا بھی احساس ہے کہ حکومت جو ہے وہ چاہتی ہے کہ لوگوں کا جو ایکسپریشن ہے پنجاب کے اندر، لاہور کے اندر، وہ باقی پاکستان کے لوگوں تک، دنیا بھر تک، دنیا کے میڈیا کے سامنے نہ آ سکے. اور اس میں اے آر وائی نیوز کا بند کر دیا جانا، اس کا لائسنس کینسل ہو جانا، اس کا لوگوں کو بہت رنج ہے. یہ چیز لوگ بار بار ڈسکس کرتے ہیں. جس آدمی سے میری بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اے آر وائی کتنی دیر بند رہے گا. پھر لوگوں نے مجھے یہ بھی کہا کہ اے آر وائی نیوز ہی وہ دیکھتے تھے، اور اے آر وائی نیوز کے بند ہو جانے کے بعد ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کون سا چینل دیکھیں. ایک بندہ نے لوگ کہا کہ ابھی ابھی پتہ چلا ہے کہ اور بھی چینلز ہیں. اچھا، اب اس وقت صورتحال یہ ہے جس وقت میں بات کر رہا ہوں کہ پرائم منسٹر پاکستان کے شہباز شریف صاحب نے بولنا شروع کر دیا. حالانکہ یہ 10 بج کے کچھ منٹ پہ 10:15 بجے شہباز شریف صاحب کے بولنے کا صرف اور صرف ایک مقصد ہو سکتا ہے کہ، حالانکہ شہباز شریف صاحب کو کوئی بھی نہیں سننا چاہتا، میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف صاحب کو کسی بھی وقت کوئی سننا چاہتا ہے، ویری انفارچونیٹلی فار شہباز شریف صاحب. لیکن اس سٹیج پہ 10:15 بجے، چونکہ پہلے ہی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بہت زیادہ دباؤ ڈالا گیا، آپ نے دیکھا اے آر وائی نیوز کو بند کرنا، اور جو 3 چینلز یہاں پہ دکھاتے ہیں، 92 ہے، جی این این ہے، بول ہے، باقی تو چینلز جو ہیں کوئی پچھلے 2-3 گھنٹے سے دکھائی کچھ نہیں رہے تھے. تو ان چینلز کو بھی ظاہر ہے آپ نے اب آفیشلی طور پر آپ نے ان کے اوپر یہ پریشر ڈال دیا ہے کہ ان کو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو وہ دکھائیں. وہ اس وقت عمران خان نے جب بھولنا تھا، اس وقت آپ عمران خان کو نہ دکھائیں. تو یہ ایک کوشش یہاں پہ نظر آتی ہے. یعنی اے آر وائی نیوز کا بند کر دینا، پہلے اس کا 7 تاریخ کو سسپینڈ ہو جانا، 10 تاریخ کا پھر اس کو 10 تاریخ کو سندھ ہائی کورٹ کا حکم آنا کہ اس کو آپ کھولے، فوری طور پہ نہ کھولے جانا. 11 تاریخ گزر جانی، 10 گزر جانی، 11 گزر جانی، 12 تاریخ کو حکومت کا یہ کہنا کہ فار سیکیورٹی ایجنسیز کے کہنے پہ اے آر وائی کی جو سیکیورٹی کلیئرنس ہے اسے ودرا کر لیا گیا. یہ اتنا بڑا مذاق ہے، اتنی مذکر کی صورتحال ہے کہ ایک چینل جس کو 20 برس پہلے سیکیورٹی کلیئرنس ملی ہے، اور جو 20 برس سے جس کو کروڑوں دفعہ لوگ غالباً جو ہیں ہر ہفتے میں دیکھتے ہیں، اور اس کو دیکھ رہے ہیں 20 سال سے، وہ اتنی بڑی پاکستان کی پولیٹیکل جو ہسٹری ہے اس کا حصہ ہے، اس کو 20 برس کے بعد پتہ نہیں کون سی سیکیورٹی ایجنسی، اگر پاکستان ایک لیگل جورسڈکشن ہوتا تو اس سیکیورٹی ایجنسی کو بلا کے کوئی عدالت پوچھے، کوئی ایک جیوری آف ریزنبل مین اینڈ جنٹلمین سے پوچھیں کہ بھائی کون سی سیکیورٹی کنسیڈریشنز ہیں، اس کو ایکسپلین تو کریں لکھ کے. لیکن بہرحال پاکستان ایک لیگل جورسڈکشن بدقسمتی سے نہیں ہے، کبھی بھی نہیں رہا، ویسے کبھی بھی نہیں رہا. یہ ایک ہے، کیا پاکستان بن سکے گا؟ اس وقت سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایک ڈیموکریسی بن سکے گا؟ کیا پاکستان ایک رول آف لا جورسڈکشن بن سکے گا؟ کیا پاکستان میں ایک سینسیبل گورنمنٹ کبھی آ سکے گی؟ کیا پاکستان میں لوگوں کی حکومت آ سکے گی؟ تو بہرحال اس کو بند کر دیا گیا. اور اس وقت شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قوم سے خطاب کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی قوم کسی چیز کو، کوئی ٹیلی ویژن چینل کو نہیں دیکھ رہی ہے. صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ یہ جو جلسہ اس وقت عمران خان کا ہے، تحریک انصاف کا، اور فارمر پرائم منسٹر عمران خان کا، اس کو لوگ جو ہیں وہ نہ دیکھ سکیں. تو یہ تو وہ امپریشنز میں نے وہاں کیے، میں نے کیلکولیٹ، میں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ اگر ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے اس وقت، اور یہ ہاں رات کے 12 بجے عمران خان نے اور ان کی ٹیم یہاں پر ایک پاکستان کا ترانہ، پاک سر زمین جو ہے وہ 12:01 پہ یہاں پر اس کو سب لوگ کھڑے ہو کے پاکستان کا ترانہ گائیں گے. اور اس کا افیکٹ ہی یہ ہے کہ عمران خان یہاں پر یہ میسج دینا چاہتے ہیں، کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے. اب
ये तो है यहाँ का इस वक्त का इफेक्ट, और जो कुछ इमरान खान यहाँ कहेंगे अगर हमें किसी तरह से देखने का मौका मिला भी, तो पहले क्वेश्चन है कि किसी अभी वेबसाइट से मिलेगा और किसी से नहीं मिलेगा, तो फिर हमें उस पर भी हम कमेंट कर लेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें स्टेज पे ज़रूर कहनी ज़रूरी हैं। हमें इसका एहसास है, हमारे कानों में खबर पहुंच रही है कि फैसला हो चुका है कि हुकूमत जो है वो पुश करेगी कि फुल कोर्ट बेंच बने पूरे 14 जजेस का, और फुल कोर्ट के जरिए इमरान खान को, तहरीक इंसाफ को, खास करके इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाया जाए। फिर इमरान खान की पार्टी को मजबूर किया जाए कि वो नेशनल असेंबली में आए और नवाज शरीफ की, जहांगीर खान तरीन और इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन को खत्म करने के लिए एक डील वहां पे हो। ये एक प्लान है जो हमारे कानों में पहुंच रहा है। फिर यह है कि नवाज शरीफ साहब के बगैर चूंकि पीएमएलएन अपने कदमों पर अब खड़ी नहीं हो सकती, इसका एहसास है, तो नवाज शरीफ साहब को बहुत जरूरी है कि उनको वापस लाया जाए, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म की जाए जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया, और उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनके केसेस खत्म किए जाए ताकि वो पीएमएलएन को लीड कर सकें। और फिर अगर कोई सिचुएशन समझ में आती है और किसी तरह से जब इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर हो जाए, जैसे आपने देखा कि एप्टमा के जो पेमेंट्स हैं, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं प्रिंसिपली पाकिस्तान के, उनकी पेमेंट्स इस वक्त रोकी हुई हैं ऑलमोस्ट $300 मिलियन या $400 मिलियन। और इंटर बैंकिंग जो डॉलर रेट है, चूंकि इंटर बैंक्स में डॉलर अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, तो डॉलर का रेट जो है वो इस वक्त नीचे आ रहा है। तो एक इफेक्ट पैदा हो रहा है कि हुकूमत बेहतर मैनेजमेंट करके दिखा रही है, डॉलर का रेट नीचे आएगा। कल को अगर पेट्रोल का रेट नीचे आता है, जब आईएमएफ के पैसे मिल जाते हैं, फिर कहते हैं और पैरेलल फंडिंग हो जाएगी। तो कोशिश ये है कि अगले चंद महीनों के अंदर इकोनॉमिक हालात को बेहतर किया जाए ताकि हुकूमत की कह सके कि हमने इमरान खान से क्राइसिस इनहेरिट किया था, फिर हमने बड़ी कुर्बानी दी और हमने बड़ी मुश्किल से उस क्राइसिस को हमने उसको ठीक किया विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड। और फिर कहीं अगर हमारी सूरत हाल साजगार होती है मार्च में, अप्रैल में, फिर जाके इलेक्शन करवाए जाए, उतनी देर में नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस हैं उन्हें ख़त्म किया जाए। ये एक प्लानिंग जो है हमारे सामने आती है, और इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन इसका ऐसा। अब होता ये है कि इंसान, हमने तारीख में देखा है हमेशा कि इंसान या हुकूमतें या ताकतवर अशास जो हैं वो प्लानिंग तो बहुत करते हैं, लेकिन कुछ ज़ाहिर अल्लाह ने भी मर्जी रखी होती है, कुछ कुदरत का भी अमल होता है। जनरल मुशर्रफ ने भी अमेरिका के साथ डील की हुई थी कि वो मजीद 2007 से 2012 तक 5 बरस तक पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहेंगे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उनकी हलीफ होंगी, वो प्राइम मिनिस्टर होंगी, वो प्रेसिडेंट होंगे, वो उसमें इस्टेब्लिशमेंट को की रिप्रेजेंटेशन लेकर आएंगे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उसके अंदर एक पॉपुलर एंगल लेके आएंगी और एक अमेरिका के साथ रिलेशनशिप होगा। फिर आपने देखा कि ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं हो सकी, और जनरल मुशर्रफ जो है उनको बड़े मुश्किल टाइम उसके बाद जो है गुजारना पड़ा। अब यहाँ पर भी पूरा स्क्रिप्ट जो है वो बना हुआ है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को मैनेज करने का। और ये जो स्क्रिप्ट है, और जब मैंने आज यहाँ जोशो खरोश देखा, तो मैंने एक इंस्टाग्राम के ऊपर भी छोटी सी वीडियो अपनी बेटी के फ़ोन से रिकॉर्ड की थी, वहीं खड़े होके। और मुझे उसमें जो मेरे जहन में खौफ है वो ये है कि जो लोग सड़क पे मौजूद नहीं हैं और जो एयर कंडीशन कमरों के अंदर या मीटिंग रूम्स के अंदर बैठ के सियासतदान फैसले करते हैं, या ताकतवर अशास जो हैं फैसले करते हैं कौम की तकदीर के, ये बड़ा ज़रूरी है कि मेरी तरह वो मास्क पहन के छुप के इनविजिबल तरीके से लोगों के दरमियान में आए, जहाँ हज़ारों लोग हों, उनके दरमियान खड़े हों, धक्के खाएं, उनकी बातें सुने, उनके नारे सुने, जोशो खरोश उनका देखें, तो उनको एहसास होगा कि उनके फैसलों की कोई मॉरल और पॉलिटिकल सेंसिबिलिटी नहीं है, उसकी कोई सेंस नहीं है। और वहाँ जब मैं खड़ा हुआ था और लोगों की बातें सुन रहा था, उनके नारे सुन रहा था, धक्के खा रहा था, सब कुछ था एक इनविजिबल तरीके से अंधेरे के अंदर, तो मुझे एहसास हो रहा था कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल मूवमेंट है, और अगर पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स इस पॉलिटिकल मूवमेंट को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो पाकिस्तान की कौम के लिए, रियासत के लिए, पाकिस्तान की जो स्टेट है उसके लिए बहुत खतरात जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। 2-3 दिन पहले मैं किसी डिप्लोमेटिक गैदरिंग में था, डिनर में था। वहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख को बहुत गरीब से देखा है। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि जो पोलराइजेशन इस वक्त पाकिस्तान में है, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ 1977। वो सोच में पड़ गई। उन्होंने मुझे कहा कि दैट रादर रिमाइंड्स मी ऑफ 1971। वो 1971 का पूरा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उन्होंने देखा हुआ है, ही इज इन हिज 80s। और उन्होंने कहा कि मैं ये डरता हूँ कि ये 1971 की तरह की सिचुएशन यहाँ पे डेवलप कर रही है। तो मेरे दिल में भी बहुत खौफ है, बहुत फियर है, बिकॉज मुझे अंदाज़ा है कि पाकिस्तान के डिसीजन मेकर्स जो पावरफुल हल्के हैं, पावरफुल सर्कल्स हैं, वो पूरी पॉलिटिक्स को अपनी ताकत के जरिए मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोगों की गिरफ्तारियां, ये एफआईआर, ये केसेस, ये चैनल्स का, टेलीविजन का बंद हो जाना, डराना धमकाना, ट्वीट्स को बर्दाश्त न कर सकना, बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो एक्सरसाइज किया जा रहा है कि पॉलिटिक्स की और लोगों की जो फीलिंग्स हैं उसको कंट्रोल कर ले रहा है, उसको एक और डिफरेंट डायरेक्शन देने की जो कोशिश हो रही है, ये बड़ी खतरनाक कोशिश है।
اسی کوشش کے نتیجے میں جو 1955 میں جب تمیز الدین خان کیس کے اندر جو نیشنل اسمبلی کے اسپیکر تھے تمیز الدین خان جو ایسٹ پاکستان سے تھے، کس طرح سے ان کو سپورٹ کیا گیا. اور آپ سمجھیں کہ جو سیپریٹسٹ موومنٹ تھی اس کی داغ بیل 1955 میں رکھ دی گئی تھی، اور 15 برس کے بعد ہم سے وہ ملک جو ہے ہمارے ملک تولخت ہو گیا، ہم نے سرنڈر کیا. لاسٹنگ شیم فار اس. اسی طرح اس وقت بھی پاکستان کی جو وحدت ہے وہ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، کراچی، بلوچستان، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان سے مل کے بنتی. اور یہ جو پالیٹکس کی کوشش کی جا رہی ہے پنجاب کی بنیادی طور پہ پاورفل فورسز جو کوشش کر رہی ہیں کہ ہم پورے پاکستان کی ڈائریکشن کو کنٹرول کر لیں، یہ بڑا انوائز قسم کی تھنکنگ ہے. اور اس تھنکنگ کے نتیجے میں پاکستان کی ریاست کو اور فیڈریشن کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے. جب نقصان جو لوگ اس وقت پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، نقصان پہنچے گا 5-6 سال کے بعد، اس وقت پھر لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ نقصان کیوں پہنچا. لیکن نقصان پہنچانے کی جو داغ بیل ہے، اس کی جو فاؤنڈیشن ہے، وہ اس وقت رکھی جا رہی ہے اس انسینسٹیوٹی میں، اس ایروگنس میں جو ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں. لیٹ سی کہ آج کیا ہوتا ہے. جب نیشنل اینتھم ہوگا وہ ایک سمبل ہوگا پاکستان کی یونٹی کا. رات کے 12 بجے میں شاید کوشش کروں کہ میں دوبارہ جاؤں لائک این انویزیبل پرسن ٹو فیل دس، کہ وہاں پر کیا فیلنگ ہے، پھر آپ سے شیئر کرتا ہوں.